मित्रों, राम राम। यह हमारा कक्षा 10 केमिस्ट्री के रासायनिक अभिक्रिया से दूसरा वीडियो है। इस वीडियो में हम रासायनिक समीकरण के प्रकार, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक होता है और परीक्षा की दृष्टि से कुछ विभिन्न इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम रासायनिक समीकरण के प्रकार को देख लेते हैं। रासायनिक समीकरण के दो प्रकार होते हैं। पहला प्रकार है संतुलित समीकरण और दूसरा प्रकार है असंतुलित समीकरण। संतुलित समीकरण की परिभाषा देख लेते हैं, फिर असंतुलित समीकरण की परिभाषा देखेंगे कि हमें उसे कैसे लिखना है। तो वह रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक और उत्पाद दोनों तरफ प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है, वह संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि अभिकारक रासायनिक अभिक्रिया में जो तत्व भाग लेते हैं उसे अभिकारक कहते हैं, और अभिक्रिया के फलस्वरूप जो तत्व हमें प्राप्त होते हैं उसे उत्पाद कहते हैं। तो वही यहाँ कहा जा रहा है कि रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक और उत्पाद दोनों तरफ, यानी कि बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों तरफ के प्रत्येक तत्व की संख्या बराबर हो, उसे संतुलित समीकरण कहेंगे, उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे। और असंतुलित रासायनिक समीकरण, तो इसका परिभाषा हमें संतुलित समीकरण में नहीं लगाकर लिखना है, अर्थात संतुलित समीकरण की जैसी परिभाषा है सिर्फ उसमें हमें नहीं जोड़ना है, बस असंतुलित समीकरण की परिभाषा बन जाएगी। हमें लिखना है वह रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक और उत्पाद दोनों तरफ प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं होती है, वह असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। यानी कि दायां पक्ष और बायां पक्ष दोनों तरफ के प्रत्येक तत्व की परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं रहेगी, तो उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे। अब हम आगे देखेंगे कि किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक हो जाता है। यह क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट करता है, इसलिए यह क्वेश्चन हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसका उत्तर हम इस प्रकार लिखेंगे कि द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत का पालन कराने के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि इस सिद्धांत के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया के बाद द्रव्यमान का ना ही निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है। एग्जाम में यह भी पूछ लिया जाता है कि द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत क्या है, और यह प्रश्न 2 अंक का आता है। तो इसका भी उत्तर हम इसी में से लिख देंगे कि इस सिद्धांत के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया के बाद द्रव्यमान का ना ही निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है। अगला है कि रासायनिक समीकरण को कितने तरीके से संतुलित किया जाता है। तो इसका उत्तर होगा 2 तरीका। पहला होगा अनुमान विधि, जिसे हम तीर तुक्का विधि भी कहते हैं, और दूसरा होगा बीजगणितीय विधि। आगे हम एक एक करके अनुमान विधि और तीर तुक्का विधि और बीजगणितीय विधि, इन दोनों को हम आगे एक एक करके देखेंगे कि कैसे इन दोनों तरीके से रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। अगला प्रश्न है, ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है, उदाहरण सहित उत्तर दीजिए। मित्रों, सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि इस वीडियो में हम केवल उन्हीं प्रश्नों को देखने वाले हैं जो हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण चैप्टर को इस वीडियो में हम विस्तार से नहीं पढ़ने वाले हैं, इसलिए आप पहले यह बात जान लीजिए कि हम केवल उन्हीं प्रश्नों को देखेंगे जो हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। ज़्यादा विस्तार में हम इस वीडियो में नहीं पढ़ने वाले। तो इसका उत्तर देख लेते। इसका उत्तर हम लिखेंगे कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्पाद के साथ ऊष्मा का अवक्षेपण होता है। अवक्षेपण का मतलब होता है कि किसी पदार्थ का बाहर निकलना, उसे हम अवक्षेपण कहते हैं। तो ऊष्मा का अवक्षेपण होता है, ऊष्माक्षेपी कहते हैं। और ऊष्माक्षेपी में श्वसन की क्रिया उदाहरण के स्वरूप हम लिख सकते हैं। श्वसन की क्रिया ऊष्माक्षेपी क्रिया कहलाती है। और अगला उत्तर लिखेंगे ऊष्माशोषी की। इसमें लिखेंगे वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा का अवशोषण होता है, उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। नाम से ही पता चलता है ऊष्माशोषी, यानी कि ऊष्मा का अवशोषण, ऊष्मा का अवशोषण होना ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाता है। उत्तर में उदाहरण में लिखेंगे कि अभिक्रिया करा के 2NO का निर्माण होता है, यह हम दे सकते हैं। अगला होगा कि विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है, उदाहरण सहित उत्तर दे। तो इसका उत्तर लिखेंगे जब कोई तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक के विलयन से विस्थापित कर उसका स्थान स्वयं ले लेता है, तब उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। और द्विविस्थापन अभिक्रिया में लिखेंगे जब दो यौगिक अपने आयनों की अदला बदली
करके नए यौगिक का निर्माण करते हैं तो इस प्रकार की अभिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया या इसे ही हम उभय विस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। इन दोनों का एक एक करके उदाहरण देख लेते हैं। विस्थापन अभिक्रिया में उदाहरण लिखेंगे कॉपर सल्फेट प्लस लोहा यानी कि Fe। इन दोनों की अभिक्रिया कराएंगे तो FeSO4 प्लस Cu यानी कि कॉपर का स्थान Fe लोहा ले लेगा और कॉपर को उसके यौगिक से विस्थापित कर देगा। यह विस्थापन अभिक्रिया के उदाहरण हो जाएगी। और द्विविस्थापन अभिक्रिया में उदाहरण देंगे कि Na2SO4 प्लस BaCl2 यानी कि नाइट्रोजन सल्फेट की अभिक्रिया हम बेरिलियम क्लोराइड से कराएंगे तो बेरिलियम सल्फेट और नाइट्रोजन क्लोराइड का निर्माण होगा। यानी कि नाइट्रोजन का स्थान बेरिलियम ले लेगा और बेरिलियम का स्थान नाइट्रोजन ले लेगा। यह द्विविस्थापन अभिक्रिया की उदाहरण है। अगला प्रश्न होगा कि श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि श्वसन के दौरान अंदर लिए गए ऑक्सीजन द्वारा भोजन विघटित होता है अर्थात वह उपचयित होता है। इस प्रक्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है अतः श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। मित्रों, यह प्रश्न एग्जाम में काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि कई बार यह प्रश्न एग्जाम में आ चुका है, इसलिए इस प्रश्न को हमें पूरी तरह से रट लेना है। अगला प्रश्न होगा हमारा उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं। उदाहरण सहित उत्तर दीजिए। तो इसका उत्तर लिखेंगे वैसी अभिक्रिया जिसमें अम्ल एवं भस्म यानी कि क्षारक आपस में अभिक्रिया कर दोनों एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं तथा लवण एवं जल का निर्माण करते हैं, उसे हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के स्वरूप देंगे, ये दोनों हम उदाहरण में लिख देंगे क्योंकि उदासीनीकरण अभिक्रिया का जब प्रश्न पूछा जाता है तो हमने क्वेश्चन बैंक में देखा है कि उसमें से 2 उदाहरण पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न होगा तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से युक्त क्यों किया जाता है। तो इसका उत्तर लिखेंगे तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थ हवा के संपर्क में आते हैं तो उपचयित होकर विकृत गंधित हो जाते हैं, उनके स्वाद बदल जाते हैं। खाद्य पदार्थ को क्षतिग्रस्त होने से बचाने के लिए उन्हें नाइट्रोजन से युक्त किया जाता है। इसका उत्तर हम इस प्रकार से लिख देंगे। यह प्रश्न एग्जाम में 2 अंक का आता है। अगला प्रश्न है कि दहन किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर लिखेंगे ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन के साथ संयोग कर ऊष्मा एवं प्रकाश उत्पन्न करते हैं, जिसे ही हम दहन कहते हैं। फिर प्रश्न में कभी कभी पूछ लिया जाता है कि दहन के लिए आवश्यक शर्तों को लिखें। यह प्रश्न भी एग्जाम में 2 अंक का आता है। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि इसके लिए आवश्यक शर्तें निम्नलिखित हैं, जिनमें से हम 3 शर्तों को लिख देंगे। 3 शर्त नहीं तो 2 शर्त भी लिख सकते हैं यदि एग्जाम में 2 अंक का प्रश्न आएगा तो। लिखेंगे दहनशील पदार्थ की उपस्थिति, दूसरा दहन के पोषक तत्व की उपस्थिति और तीसरा ज्वलन ताप की प्राप्ति। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि प्रज्वलन ताप किसे कहते हैं। इसका उत्तर हम इस प्रकार से लिखेंगे वह ज्वलन ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना शुरू कर दे उसे ज्वलन ताप या प्रज्वलन ताप कहते हैं, जैसे पेट्रोल, कोयला आदि। मित्रों, यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय श्री कृष्ण।